आज पढ़ेंगे क्या, विश्व बैंक। ठीक है, तो जो इससे पहले हमने यूएनओ पढ़ लिया और हमने डब्ल्यूएचओ पढ़ लिया, दोनों चीजों को हमने पढ़ लिया। ये वैश्विक संस्थाएं हैं जो वैश्विक स्तर पर क्या करती है, काम करती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात ये है, हम विश्व बैंक के बारे में ये देखेंगे, जानेंगे कि विश्व बैंक क्या है, क्या काम करता है और किस लिए इसकी स्थापना की गई, इसके पीछे के कारण क्या थे। ठीक है, तो देखो हमने जब यूएनओ पढ़ा था तो यूएनओ में हमने दो बातों को देखा था कि इसमें एक तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और एक द्वितीय विश्व युद्ध। जब प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उससे क्या हुआ था, आम जनधन की हानि हुई थी, कई करोड़ों की संख्या में लोग मारे गए थे, वैश्विक मंदी पूरे विश्व में देखने को मिली थी। ठीक है, स्वास्थ्य भी लोगों का ठीक ठाक नहीं था, क्योंकि ऐसे परमाणु बमों का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो यूएनओ ने क्या किया था, यूएनओ ने ये कोशिश की कि हम विश्व युद्ध नहीं होने देंगे। ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने ये कोशिश कर रही है, डब्ल्यूएचओ के जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वैश्विक स्तर पर, वो सारी स्वास्थ्य सुविधाओं की मुहैया कराई जाएगी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेगी डब्ल्यूएचओ। ठीक है, अब जब भी कोई देश या दो देशों के बीच विवाद हो, या दो पक्षों के बीच में विवाद हो, या फिर दो लोगों के बीच में विवाद हो, एक विजेता रहता है और एक पराजित हो जाता है। लेकिन जो विजेता होता है वो भी और जो पराजित होता है वो भी, नुकसान दोनों को क्या करना पड़ता है, उठाना पड़ता है। ठीक है, ये बात और है कि जो विजेता देश होता है उसको थोड़ा सा कम नुकसान होता है और जो पराजित राष्ट्र होता है उसको थोड़ा सा ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन नुकसान दोनों पक्षों को होता है। लोग भी मारे जाते हैं, अर्थव्यवस्था भी बिगड़ जाती है। ठीक है, और तो पूरी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि युद्ध हमेशा कैसे होते हैं, नुकसानदायी ही होते हैं। ठीक है, तो विश्व बैंक की स्थापना भी कुछ ऐसे उद्देश्यों को लेकर की गई कि जो विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध, तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो भी आर्थिक मंदी पूरे विश्व में देखी गई, तो उस आर्थिक मंदी को लेकर जो भी अर्थव्यवस्था चल रही थी पूरे विश्व की, उसको लेकर 1944 में, कब 1944 में, तो 1944 में अमेरिका में, कहां पर, अमेरिका। ठीक है, तो 1944 में अमेरिका के इसमें न्यू हैम्पशायर में, इसमें न्यू हैम्पशायर के कैमन ब्रेडन वुड्स में, इसमें ब्रेडन वुड्स में क्या किया गया कि एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, तो 1944 में अभी द्वितीय विश्व युद्ध चली जा रहा है, खत्म तो हुआ लेकिन, ठीक है, क्योंकि वो तो 2 सितंबर 1945 को खत्म हुआ, तो अभी 44 चल रहा है, 45 नहीं आया, इसका मतलब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। तो इसी द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में ये होता है कि अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में, ब्रिटेन वुड्स में 44 राष्ट्रों का क्या होता है, एक सम्मेलन आयोजित होता है। कितने राष्ट्र इसमें भाग लेते हैं, 44। तो 44 राष्ट्रों का एक क्या किया जाता है, सम्मेलन किया जाता है। अब इस सम्मेलन में सामने आई, जैसे एक समस्या वर्कर सामने आई जो कहेगी भुगतान संतुलन की, कहेगी भुगतान संतुलन की। ठीक है, एक समस्या सामने आई किसकी, भुगतान संतुलन की। दूसरी जो समस्या सामने आई, वो सामने समस्या किसकी आई, जो द्वितीय विश्व युद्ध में ध्वस्त हो चुके थे राष्ट्र। ठीक है, तो ध्वस्त राष्ट्रों के पुनर्निर्माण की, या फिर हम कहें कि पुनः स्थापना की क्या एक समस्या सामने आई। ठीक है, एक समस्या सामने आई वैश्विक, हम कह सकते हैं कि जो वैश्विक व्यापार के उदारीकरण की। ठीक है, ये 3 समस्याएं क्या हुई, सामने आई कैमन ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में 1944 के, जिसमें 44 राष्ट्रों ने क्या लिया था, भाग लिया था। ठीक है, अब ये जो भुगतान संतुलन है, तो भुगतान संतुलन होता क्या है, तो भुगतान संतुलन का मतलब होता है कि अगर कोई भी एक राष्ट्र है, मान लो ये भारत है, ठीक है, अब इस भारत से अंदर से बाहर अगर क्या जा रहा है, कोई भी अगर अंदर मतलब किसी भी राष्ट्र की सीमाओं से बाहर किसी भी चीज का क्या होता है, निर्यात होता है, या पैसा बाहर जाता है, या फिर बाहरी राज्य से अंदर आता है, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, जो अंतर हम कह सकते हैं कि ये आयात का, और हम कह सकते हैं ये किसका, निर्यात का।
इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो किसी भी राष्ट्र के काय में जाता है, भुगतान संतुलन के खाते में जाता है। काय में जाता है? भुगतान संतुलन के खाते में। मतलब ये कि एक निश्चित समय के अंदर किसी भी राष्ट्र की सीमाओं के भीतर और बाहर का जो लेन देन होता है और उसके बीच का जो अंतर होता है वो कहलाता है क्या? भुगतान संतुलन। तो जब ये भुगतान संतुलन का घाटा जब होना शुरू हुआ तो इस घाटे को खत्म करने के लिए, भुगतान संतुलन के घाटे को समाप्त करने के लिए क्या किए गए? दो यहाँ पर समाधान खोजे गए। कितने? दो। ठीक है, एक तो भुगतान संतुलन को खत्म करने के लिए ये देखा गया कि ये समाधान सोचा गया कि वैश्विक स्तर पर, काय पर? वैश्विक स्तर पर क्या मौद्रिक स्थिरता लाई जाए? क्या मौद्रिक स्थिरता लाई जाए? एक तो ये बात है। ठीक है, और दूसरी जो समाधान जो दूसरा सामने आया वो आया कि वैश्विक स्तर पर क्या किया जाए? तरलता को बढ़ाया जाए। किसको? तरलता को क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। तो मौद्रिक स्थिरता लाने के लिए और वैश्विक स्तर पर तरलता लाई जाए, क्या करने के लिए? तो भुगतान संतुलन का जो घाटा है उसको पाटने के लिए ये विकल्प क्या सामने निकल कर आए। ठीक है, अब इन दोनों विकल्पों की अगर बात करें तो इन दोनों विकल्पों के लिए एक संस्थान की स्थापना की गई जिसको कहा गया क्या? IMF, मतलब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो IMF की स्थापना की गई। ठीक है, और ये जो ध्वस्त राष्ट्र हुए थे इनकी पुनः स्थापना के लिए, ठीक है, हमेशा इसको ध्यान रखे देते हैं कि इसकी स्थापना के लिए क्या, इन कार्यों के लिए क्या की स्थापना की गई? IMF की। और इस कार्य को संपादित करने के लिए, मतलब जो राष्ट्र ध्वस्त हो चुके थे उनकी पुनर्स्थापना और पुनर्निर्माण के लिए स्थापना की गई IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये स्थापना की गई किसकी? IBRD की। और इसकी स्थापना भी कब की गई? 1945 में। इसकी स्थापना कब की गई? 1945 में। और इसकी स्थापना भी कब की गई? 1945। ठीक है, तो IMF की स्थापना के पीछे क्या कारण था? तो IMF की जो स्थापना थी वो वैश्विक स्तर पर मौद्रिक स्थिरता लाने के लिए और वैश्विक स्तर पर तरलता बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की स्थापना कर दी। और जो राष्ट्र ध्वस्त हो चुके थे उनकी पुनर्स्थापना और पुनर्निर्माण के लिए इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक की क्या की गई? स्थापना की गई। कब की गई? 1945 में। ठीक है, अब इन कार्यों के लिए जो वैश्विक व्यापार के उदारीकरण की बात थी इसके लिए कई संस्थाओं की क्या की गई? स्थापना की गई। जैसे हम देखें कि 1956 में क्या की स्थापना की गई? IFC की। ठीक है, फिर दूसरी जो 1960 में स्थापना की गई IDA की, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की। तीसरी जो स्थापना की गई वो की गई 1966 में, और ये स्थापना की गई इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट की। ठीक है, ICSID की स्थापना। और इसके बाद जो चौथे नंबर पर स्थापना की गई, ये स्थापना कब की गई? 1988 में, और ये स्थापना की गई? MIGA की। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि अलग अलग उद्देश्यों को लेकर इनकी क्या की गई? स्थापनाएं की गई। ठीक है, तो IBRD की स्थापना कितने सन में हुई? IFC की इतने में 1960 में, IDA की 1966 में, ICSID की और 1988 में MIGA की क्या की गई? स्थापना की गई। अब देखो जरा, जब हम विश्व बैंक की बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, तो इस वर्ल्ड बैंक में, यानी जब भी हम बात करें किसकी? वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक का जो मतलब निकाला जाता है, वर्ल्ड बैंक का जो अभिप्राय निकाला जाता है वो वर्ल्ड बैंक इक्वल होता है किसके? IB क्या है? RD के प्लस IBA
एक एक, ठीक है। मतलब इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, अंदाज इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है विश्व बैंक, ठीक है। और इन सबको मिलाकर अगर आईपीआरडी को, आईडीए को, आईएमएफ को, आईसीएसआईडी को, आईएफएससी को और मेगा को, तो इन सबको मिलाकर बोला जाता है विश्व बैंक समूह। क्या बोला जाता है? विश्व बैंक समूह, विश्व बैंक समूह। पहले ये बता दूं, ये बात समझ में आ रही है, जब भी हम वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे तो वर्ल्ड बैंक में आईपीआरडी और आईडीए होगा, ठीक है। लेकिन जब विश्व बैंक समूह की बात करेंगे तो ये सारी संस्थाएं क्या होगी, शामिल होगी किसमें, विश्व बैंक समूह में, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ पर अगर ये पूछा जाए कि विश्व बैंक आईपीआरडी क्या है या विश्व बैंक में कौन सी संस्थाएं शामिल होती हैं, तो हम कहेंगे आईपीआरडी और आईडीए। और अगर ये पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी संस्था विश्व बैंक में शामिल होती है या कौन सी संस्था विश्व बैंक में नहीं गिनी जाती, तो ऐसे करके भी प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। तो बस ये दोनों आपको याद रखना है कि आईपीआरडी और आईडीए का मतलब ही होता है क्या, विश्व बैंक। और विश्व बैंक समूह का मतलब होता है कि सारे के सारे क्या संस्थान, इस सबको मिलाकर क्या कहा जाता है, विश्व बैंक समूह इनको कहा जाता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई संशय? अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एक एक करके कि सबके अपने अपने काम क्या हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, आईएमएफ की, ठीक है। तो देखो सबके अपने अपने उद्देश्य हैं, ठीक। जैसे हम सबसे पहले अगर बात करें किसकी, इन दोनों की, यानी विश्व बैंक की, ठीक है, कि इस विश्व बैंक के उद्देश्य क्या है, यानी विश्व बैंक क्या उद्देश्य, इन दोनों के क्या क्या उद्देश्य हैं, किसके, विश्व बैंक के। तो देखो मैं एक बोले देता हूँ, विश्व बैंक का उद्देश्य है, ये कई प्रकार की रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। विश्व बैंक क्या रिपोर्ट जारी करता है, जैसे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, प्रश्न पूछा जाए कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है कौन, विश्व बैंक। दूसरा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि डू बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो भी डू बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है, विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, जारी करता है। इसके अलावा कई प्रकार की योजनाओं को चलाने के लिए ऋण की उपलब्धता कराता है कौन, विश्व बैंक कराता है वैश्विक स्तर पर। कई प्रकार के हमने भारत में देखा कि जो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम है उसके लिए पैसा कौन दे रहा है, तो हम पढ़ते हैं कि विश्व बैंक दे रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ हमने पढ़ा कि हमारे जो मध्य प्रदेश का जो नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क को मोगली लैंड में क्या किया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है, जिसको विश्व बैंक से क्या मिल रही है, मदद मिल रही है, ये हमने पढ़ा है। तो विश्व बैंक कई प्रकार की योजनाओं को चलाने के लिए ऋण मुहैया कराता है, ठीक है। और ये क्या करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है, डू बिजनेस क्या करता है, रिपोर्ट जारी करता है। और साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो विकासशील देश हैं, जो अल्प विकसित देश हैं, उन अल्प विकसित और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए लोन की व्यवस्था भी करता है कौन, विश्व बैंक। तो ये काम कौन करता है, विश्व बैंक करता है, ठीक है। तो विश्व बैंक के बारे में ये। अब हम बात करते हैं किसकी, आईएमएफ की, कि आईएमएफ क्या है। तो देखो आईएमएफ, तो सबसे पहली बात तो ये कि जो आईएमएफ है, ये आईएमएफ की फुल फॉर्म मैंने बताया क्या है ये आईएमएफ। तो आईएमएफ है इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय मॉनेटरी यानी मुद्रा मतलब कोष। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है क्या, आईएमएफ। अब ये जो आईएमएफ है, इस आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी, तो इस आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी, 1945 में, ठीक है। हम ऐसा कह सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1944 का जो सम्मेलन हुआ था, कौन सा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। कौन सा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। तो हम ये कहेंगे कि इस आईएमएफ की स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप 1945 में क्या की गई, इसकी स्थापना की गई, ठीक है। और इसने अपना जो कार्य करना प्रारंभ किया, वो कार्य करना प्रारंभ कब से किया, 1946 से किया। तो अगर ये पूछा जाए कि आईएमएफ की स्थापना किस क्या नाम से सम्मेलन के तहत की गई थी, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत की गई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था, 1944 में हुआ था। कितने राष्ट्रों ने भाग लिया था, 44 राष्ट्रों ने भाग लिया था। तो आईएमएफ में वर्तमान में जो उस समय जो इसके संस्थापक सदस्य थे वो कितने थे, 44 थे। और अगर हम बात करें इसके किसकी मुख्यालय की, तो इसका जो मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय है वो इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय है अमेरिका की राजधानी इसमें
वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है। तो वॉशिंगटन डीसी में इसका क्या है, मुख्यालय है, ठीक है। तो वॉशिंगटन डीसी में इसका क्या है, मुख्यालय है। और इसके अगर हम वर्तमान में सदस्यों की अगर हम बात करें कि वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं, तो वर्तमान में 189 क्या है इसके सदस्य हैं। और अगर हम बात करें कि आईएमएफ का सदस्य भारत कब बना, तो भारत 27 दिसंबर 1945 को क्या बना, आईएमएफ का सदस्य बना। हमने ये देखा कि 30 अक्टूबर 1945 को भारत सदस्य बना था यूएनओ का, 12 जनवरी 1948 को सदस्य बना था डब्ल्यूएचओ का, और 1948 में किसका, डब्ल्यूएचओ का सदस्य बना था। और 1945 में भारत आईएमएफ का क्या बना, सदस्य बना। और आईएमएफ में जो वर्तमान सदस्य संख्या है वो कितनी है, 189। अब ये सदस्य संख्या फिक्स नहीं रहती है, ये फ्लेक्सिबल है, बढ़ती रहती है, घटती रहती है, घटती कम है, बढ़ते ज्यादा है। लेकिन हम जब भी पेपर देने जाएं, क्योंकि सरकार अभी तो नौकरियां निकालने से नहीं, अब अगर कोई लेट अगर निकालती है तो इनकी सदस्य संख्या को आप देख के जाना कि वर्तमान में कितनी क्या है सदस्य संख्या है, क्योंकि ये सदस्य संख्या फिक्स नहीं होती, ठीक है। हालांकि लंबे समय तक फिक्स रहती है, लेकिन फिर भी एक बार देख के जाना ज्यादा बेहतर है। तो सदस्य संख्या कितनी है, 189 है। अब इसके जो सदस्य होते हैं उनकी कुछ शर्तें होती हैं। क्या उनकी शर्तें होती हैं कि एक बात तो ये कि उसको विश्व बैंक का सदस्य होना जरूरी है। दूसरी जो जरूरत होती है वो होती है किसकी, अंशदान की, ठीक है। कि अंशदान पहले इसका दिख रहा है क्या, यहाँ पर अंशदान दिख रहा है। चीजें जरूरी है, अगर आईएमएफ का कोई भी देश क्या बन रहा है, सदस्य बन रहा है, तो अगर कोई राष्ट्र विश्व बैंक का सदस्य है तभी वो आईएमएफ का सदस्य है। अगर कोई विश्व बैंक की सदस्यता को खत्म कर लेता है तो वो आईएमएफ का भी सदस्य फिर नहीं रहता। ये बात याद रखना है। इसका मतलब ये कि आईएमएफ में जितने सदस्य होंगे उतने सदस्य किसमें होंगे, तो हम कहेंगे विश्व बैंक में। तो वर्तमान में अगर ये पूछा जाए कि विश्व बैंक की सदस्य संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे कि विश्व बैंक की सदस्य संख्या भी 189। क्यों, क्योंकि आईएमएफ में वही सदस्य होंगे जो विश्व बैंक के क्या होंगे, सदस्य होंगे। तो कहने का मतलब अगर विश्व बैंक की सदस्य संख्या जितनी भी होगी तात्कालिक, वही तात्कालिक सदस्य संख्या किसकी होगी, आईएमएफ की होगी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अगली बात यहाँ पर अब हम देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे ये कि जो विश्व बैंक है या जो आईएमएफ है, ये आईएमएफ करता क्या है, इस आईएमएफ के उद्देश्य क्या है। तो देखो जरा, सबसे पहली बात तो ये है, उद्देश्य की बात करें तो देखो ये किस लिए था, भुगतान संतुलन के लिए, हाँ या ना। देखो आईएमएफ किसके लिए है, भुगतान संतुलन के लिए, मौद्रिक स्थिरता लाने के लिए और वैश्विक स्तर पर तरलता बढ़ाने के लिए। तो हम इन तीनों को कह सकते हैं क्या, कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या फिर कहें कि वैश्विक स्तर पर भुगतान संतुलन की कठिनाइयों को दूर करना इसका काम है। दूसरा इसका काम है क्या, वैश्विक स्तर पर मौद्रिक स्थिरता को लाना, इसका काम है वैश्विक स्तर पर मौद्रिक तरलता को क्या करना, बढ़ाना, किसका, आईएमएफ का, ठीक है। तो आईएमएफ के लिए क्या है, कार्य है। इसके अलावा प्रतियोगात्मक जो मुद्रा का अवमूल्यन है उसको रोकने का काम भी करती है कौन, आईएमएफ, ठीक है। तो ये इसके काम है। अब अगर ये देखें कि ये जो अंशदान है, ये अंशदान क्या है, तो देखो आईएमएफ में जितने भी सदस्य राष्ट्र होते हैं उनका अपना एक क्या होता है, कोटा होता है। उनका अपना क्या होता है, एक कोटा होता है। कोटे का मतलब ये कि ये एक प्रकार का क्या होता है, अंशदान होता है आईएमएफ के अंदर। अब ये कोटा करता क्या है, तो किसी भी देश का जो अंशदान होता है वो अंशदान एक निर्धारित अंशदान होता है, और ये अंशदान आईएमएफ के अंदर किसी भी सदस्य राष्ट्र की, इसको किसी भी सदस्य राष्ट्र की आईएमएफ के अंदर उसकी अंशधारिता को प्रदर्शित करता है, उसके मताधिकार को प्रदर्शित करता है, वित्तीय अधिकार को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हम जितना ज्यादा अंशदान किसी राष्ट्र का रहेगा उसमें उसके मताधिकार, उसमें उसका वित्तीय सुविधाएं उसको उतनी ज्यादा प्राप्त होगी। तो ये कोटा निर्धारित होता है जिसको कहा जाता है क्या, अंशदान। अब ये जो अंशदान होता है, ये अंशदान क्या कर दिया जाता है, चयनित
जो भी सदस्य राष्ट्र है वो सदस्य राष्ट्र, जैसे पर्टिकुलर तो भारत है, अगर भारत इसका सदस्य राष्ट्र है, भारत इसका क्या है, सदस्य राष्ट्र है, तो भारत का एक निर्धारित कोटा होगा। और वर्तमान में अगर भारत के निर्धारित कोटा की बात करें तो भारत का जो निर्धारित कोटा है इसके अंदर क्या नाम से, IMF के अंदर, तो IMF के अंदर भारत का वर्तमान में निर्धारित कोटा 2.76% है। अब इसको अपने निर्धारित कोटे का 25% क्या करना होता है, IMF में जमा करना होता है। IMF में जमा करना होता है कितना, 25%। और ये जो 25% है, ये 25% जमा करके किसी भी राष्ट्र को ये फायदा मिलता है कि अगर वो किसी भी दूसरे देश से आयात करना चाहता है और उसके पास तत्काल में पैसा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या ले सकता है, यहाँ से उधार ले सकता है और चीजों का आयात कर सकता है। तो किसके यहाँ कितना लेगा, अब जो जितना उसका अंशदान है उस अंशदान के बराबर क्या ले सकता है, उधार ले सकता है। उस अंशदान से ज्यादा भी क्या ले सकता है, उधार ले सकता है। तो ये जो है अंशदान, ये अंशदान प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को IMF में क्या करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है। ठीक है, अब सबसे अब ये जो अंशदान होता है, ये अंशदान SDR की फॉर्म में क्या होता है, प्राप्त किया जाता है। और SDR जो पद्धति है IMF में, इसकी शुरुआत कब से, 1970 से की गई। इसका मतलब क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, या फिर हिंदी में कहा जाता है विशेष आहरण अधिकार। ठीक है, तो विशेष आहरण अधिकार अगर वर्तमान में देखें कि SDR भारत की कितनी है, 2.76% है SDR। और अब ये जो प्रश्न ये उठता है कि ये जो 25% जमा करना है, इसका मूल्यांकन या SDR का मूल्यांकन कौन सी मुद्राओं के आधार पर होता है, क्या भारतीय मुद्राएं स्वीकार होती हैं या अन्य देश की मुद्राएं स्वीकार होती हैं। तो ये जो SDR है, ये SDR 5 मुद्राओं में क्या की जाती है, स्वीकार की जाती है। तो SDR का जो निर्धारण है वो निर्धारण काय से होता है, एक तो होता है पाउंड स्टर्लिंग, क्या, पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग में SDR का निर्धारण होता है। ठीक है, इसके बाद अगर देखें तो USA डॉलर में क्या होता है, इसका निर्धारण होता है। इसके बाद जापान की जो मुद्रा है येन, इसमें इसका क्या होता है, निर्धारण होता है। इसके बाद एक मुद्रा है यूरो, जिसमें इसका निर्धारण होता है। पहले इन 4 में ही होता था, लेकिन 2016 से, कब से, 2016 से चाइना युआन को भी इसमें क्या कर लिया, शामिल कर लिया है। कब से, 2016 से। तो SDR का जो निर्धारण होता है, मतलब जो भी अपना जो अंश देना होता है वो इनके निर्धारण के आधार पर क्या किया जाता है, अंशदान दिया जाता है। किसमें, तो हम कहेंगे IMF में। ठीक है, तो भारत भी इसमें क्या देता होगा, अपना अंशदान देता होगा। और ठीक है, तो और ये जो निर्धारण होता है वो इन 5 मुद्राओं के आधार पर होता है, पाउंड स्टर्लिंग, USA डॉलर, जापान येन, यूरो और चाइना की क्या, युआन। ठीक है, तो इन मुद्राओं के आधार पर SDR का क्या होता है, निर्धारण होता है। ठीक है, अब अगली बात, ये जो IMF है, इस IMF में जो सदस्य होते हैं, इन सदस्यों में क्या होता है, जितने भी सदस्य राष्ट्र होते हैं उन सदस्य राष्ट्रों के जो वित्त मंत्री होते हैं वो IMF की जो कार्यकारिणी परिषद है, जिसमें कुल 24 सदस्य होते हैं। IMF की कार्यकारिणी परिषद में कितने, 24 सदस्य होते हैं। तो IMF के अंदर किसी भी सदस्य राष्ट्र के, जैसे भारत अगर सदस्य राष्ट्र है तो भारत के वित्त मंत्री वहां के IMF के गवर्नेंस जो वहां की होती है उसके पदे गवर्नर होते हैं कौन, भारत के वित्त मंत्री। या फिर किसी भी देश के जो वित्त मंत्री होते हैं वो वित्त मंत्री IMF में क्या होते हैं, जो कार्यकारिणी परिषद होती है उसके पदे गवर्नर होते हैं। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि IMF के जो पदे गवर्नर होते हैं वो कौन होता है, तो हम कहेंगे वित्त मंत्री इसके क्या होते हैं, पदे गवर्नर होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर। अगर ये मीटिंग हो रही है, पदे गवर्नर अगर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में RBI का जो गवर्नर है वो किसकी, वित्त मंत्री की अनुपस्थिति में यहाँ मीटिंग में जा सकता है। RBI का गवर्नर कब जा सकता है, जब वित्त मंत्री क्या हो, अनुपस्थित हो।
जब वित्त मंत्री अनुपस्थित होता है तो आरबीआई का गवर्नर आईएमएफ की मीटिंग में क्या हो सकता है, जा सकता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये है क्या आईएमएफ के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब वर्तमान में आईएमएफ की जो अध्यक्ष है, वर्तमान में आईएमएफ की जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो वो है क्रिस्टीना जॉर्जिया। कौन है, क्रिस्टीना जॉर्जिया। ठीक, अगर ये पूछा जाए कि क्रिस्टीना जॉर्जिया कहाँ की रहने वाली है, तो बल्गेरिया की ये क्या है, रहने वाली है क्रिस्टीना जॉर्जिया। और इन्होंने स्थान लिया क्रिस्टीना लेगार्ड का। किसका स्थान लिया, क्रिस्टीना लेगार्ड का। अगर ये पूछा जाए कि आईएमएफ की अध्यक्ष कौन है, तो क्रिस्टीना जॉर्जिया है। इससे पहले कौन थी, तो क्रिस्टीना लेगार्ड। क्रिस्टीना लेगार्ड का इन्होंने क्या लिया, स्थान लिया, और ये रहने वाली कहाँ की है, बल्गेरिया की। ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई डाउट? अब जो आईएमएफ है, इस आईएमएफ के बारे में आपको बात समझ में आ गई। और हाँ, एक बात और, ये क्या करती है, एक जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो होती है उसका प्रकाशन करती है क्या, आईएमएफ। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन कौन करती है, आईएमएफ। तो ये बात है किसकी, आईएमएफ की। ये बात किसकी है, आईएमएफ की। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? समझ आगे बात, मिटा दूं मैं इसे? ठीक है, आईएमएफ हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं किसकी, IBRD। ठीक है, तो देखो IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना भी कब हुई, तो इसकी स्थापना भी कब हुई, 1945 में। तो देखो जरा 1945 में IBRD की स्थापना हुई। इसके अगर हम सदस्य देशों की बात करें IBRD के, पहले तो इसका मुख्यालय देखें, सदस्य देशों से पहले क्या मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय कितना है, वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में। इसके अगर अध्यक्ष की बात करें, इसके अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो देखो जरा IBRD का अध्यक्ष, विश्व बैंक का जो अध्यक्ष होता है, विश्व बैंक का जो अध्यक्ष होता है वही इसका भी क्या होता है, अध्यक्ष होता है। ठीक है, और वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में कौन है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में किसको, मालपास को, अमेरिका के ही हैं, डेविड मालपास। तो जो डेविड मालपास ने, डेविड मालपास को क्या किया है, 2019 में विश्व बैंक का क्या बनाया है, अध्यक्ष बनाया है। किसने, डोनाल्ड ट्रंप ने नामित किया था डेविड मालपास का नाम। और ये रहने वाले कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। तो याद रखना है कि किसी के मतलब जो IBRD का प्लस, आपको एक बात और याद रखना है कि प्लस IDA, क्यों, क्योंकि देखो दोनों चीजें जो अभी बढ़ रही थी, IBRD और IDA, तो IDA और IBRD के निदेशक मंडल का अध्यक्ष भी कौन होता है, वही होता है जो विश्व बैंक का कौन होता है, अध्यक्ष होता है। जो विश्व बैंक का कौन होता है, अध्यक्ष होता है, वही किसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है। तो अगर IBRD के अध्यक्ष की अगर बात करें तो IBRD का अध्यक्ष कौन होता है, तो IBRD का अध्यक्ष होता है डेविड मालपास। ठीक है, आप देखो जरा इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि ध्वस्त राष्ट्रों की पुनर्स्थापना के लिए। तो ये क्या करता है, IBRD लोन प्रोवाइड कराता है, क्या लोन देता है, ऋण देता है, किसके लिए, तो अल्प विकसित राष्ट्रों की पुनर्स्थापना के लिए ये ऋण प्रदान करता है। लेकिन इसके ऋण बहुत ज्यादा कम समय के लिए होते हैं, कम समय के लिए होते हैं, और ब्याज दरें क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं। इस वजह से ये होता है कि जो अल्प विकसित देश हैं, जो गरीब देश है, वो इसका फायदा नहीं ले पाते। ठीक है, जहाँ तक वो अपने फोन से बाहर रहते हैं, इसलिए ये क्या नहीं कर पाती, उन गरीब देशों को जो ज्यादा गरीब है, रुग्ण है, उनको ये ऋण मूलों के रूप से ऋण नहीं ले पाते। किससे, IBRD से। तो IBRD के बारे में बस आपको इतना याद रखना है कि यह क्या करता है, अल्प विकसित या फिर विकासशील राष्ट्रों की पुनर्स्थापना और पुनर्निर्माण के लिए क्या देता है, लोन प्रोवाइड कराता है। और इसके अध्यक्ष, इसके निदेशक मंडल के अध्यक्ष वही होते हैं जो काय के होते हैं, विश्व बैंक के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, अब जो IBRD का जो सदस्य होगा वो विश्व बैंक का भी होगा, आया ना, है ना। तो विश्व बैंक का भी क्या होगा, सदस्य होगा, जिसकी सदस्य संख्या भी क्या होगी, वही होगी।
ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों को मिलाकर क्या कह रहे हैं, विश्व बैंक कह रहे हैं, तो इसकी सदस्य संख्या भी वही होगी। अब हम बात करते हैं किसकी, IFSC की। ठीक है, किसकी, IFSC, मतलब ये तो क्या था, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड था। ठीक है, ये है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये जो अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम है, ये अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब की गई, 1956 में की गई। ये जो अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम है, ये IFSC है। इस IFSC की स्थापना कब की गई, 1956 में। अब देखो जरा, काम क्या है, इसका काम है, इसका काम क्या है, इसका काम है जो निजी क्षेत्र के जो अल्प विकसित और विकासशील राष्ट्र हैं, उन अल्प विकसित और विकासशील राष्ट्रों को क्या करना, निजी क्षेत्रों में, निजी क्षेत्र का मतलब प्राइवेट जो कंपनीज हैं या प्राइवेट जो भी काम है, तो निजी क्षेत्रों को जो अर्थ संबंधी, पैसे संबंधी जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा कराती है क्या, IFSC। ये क्या कराती है, हम ऐसा कह सकते हैं कि अल्प विकसित या फिर विकासशील राष्ट्र या फिर गरीब राष्ट्रों में निजी क्षेत्रों के लिए जो पैसे की जरूरतें होती हैं, उन जरूरतों को पूरा कराने का काम कौन करती है, तो हम कहेंगे IFSC ये काम करती है। ठीक है, और IFSC की जो सदस्य संख्या है वर्तमान में, वो IFSC की सदस्य संख्या कितनी है, 184। कितनी, 184। भारत, अब देखो भारत IFSC का 1956 से क्या है, इसका साथी है, मतलब इसका सदस्य है। आपको याद रखना है कि भारत किसका सदस्य नहीं है, बस किसका, ICSID का। इसके पीछे भारत के तर्क हैं, लेकिन भारत किसका सदस्य नहीं है, किसका, ICSID का। बाकी तीनों का सदस्य है, और इसका भी क्या है, सदस्य है। तो 1956 से भारत क्या है, इसका सदस्य है, इसका मुख्यालय भी कहाँ है, DC में है, और इसका जो क्या नाम से वो सदस्य है कितने हैं, 184। ठीक, अब इसके बाद आता है क्या, इसके बाद आता है आपका क्या, IDA। ठीक, इंटरनेशनल डेवलपमेंट क्या एजेंसी, इसकी स्थापना कब हुई, तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना कब हुई, 1960 में। अब देखो इसकी स्थापना के पीछे का कारण क्या है, IDA इसलिए स्थापित हुई क्योंकि जो IBRD है, अभी हमने कहा कि इसके जो लोन होते हैं, वो लोन कैसे होते हैं, थोड़े ज्यादा होते हैं, क्या नाम से, इसके लोन महंगे होते हैं, ब्याज दर ज्यादा होती है, कम समय के लिए उधार देता है। लेकिन IDA क्या करता है, ब्याज दर कम लेता है, लंबे समय तक के लिए क्या देता है, उधार देता है। तो IDA के लिए हम कह सकते हैं कि IDA एक विश्व बैंक की ऐसी सहयोगी संस्था है जो बहुत ज्यादा गरीब राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों में क्या, जब उन्हें पैसे की जरूरत होती है आर्थिक विकास के लिए, तो लंबे समय तक के लिए लोन देने का काम करती है क्या, IDA। ठीक है, और ये जो IDA है, इस IDA में हम कह सकते हैं कि ये क्या दे रही है, लंबे समय तक लोन दे रही है। अब लंबे समय तक देती है, कम ब्याज दर पर देती है, इसीलिए इसको विश्व बैंक की क्या कहा जाता है, उदार खिड़की कहा जाता है। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि विश्व बैंक की उदार खिड़की किसको कहते हैं, या फिर इसके ऋणों को कहा क्या जाता है, उदार ऋण कहा जाता है, क्या, उदार ऋण। ठीक है, इसको IDA को स्थापना के पीछे के कारण मैंने बता दिए, क्या स्थापना के पीछे के कारण थे। तो IDA क्या है, अब भारत इसका 1960 से क्या है, सदस्य है, यानी भारत इसका संस्थापक सदस्य है, इसका भी भारत संस्थापक सदस्य है, और इसका भी भारत क्या है, संस्थापक सदस्य है, किसका, IDA का। ठीक है, अब देखो जरा IDA का ये क्या हो गया, संस्थापक सदस्य। इसके अलावा अगर हम देखें, आप क्या है अपना ICSID, सबके बारे में एक दो लाइनें हैं। ICSID किसके लिए है, जब दो देश या दो राज्यों के नागरिकों के बीच आपसी लेन देन का जो विवाद होता है, जो झगड़ा होता है, उस झगड़े के समाधान के लिए इसका क्या किया गया है, गठन किया गया है। इसका इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट का। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब लेन देन का आपसी विवाद होता है, तो उस विवाद को सुलझाने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई। लेकिन भारत क्या नहीं है, इसका सदस्य नहीं है, ये बात आपको याद रखना है। मेगाका भारत क्या है, सदस्य है, और इसका काम क्या है, मेगाका, इसका काम है मेगाका क्या, जो गैर अवरोध के, ठीक है, क्या करना, प्रत्यक्ष निवेश को क्या देना, बढ़ावा देना। ये क्या करता है, प्रत्यक्ष
निवेश को क्या देता है, बढ़ावा देता है। तो प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्या की गई, इसकी स्थापना की गई, इसकी विकास की। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये है पूरा क्या आपका विश्व बैंक समूह। इसमें से आपको याद क्या रखना है, तो याद ये रखना है कि जो डेविड मालपास हैं ये विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, 13वें अध्यक्ष हैं। ठीक है, और अमेरिका ने इनका नाम नामित किया, डोनाल्ड ट्रंप ने नाम नामित किया। विश्व बैंक के जो अध्यक्ष होते हैं वो आईबीआरडी और आईडीए के निदेशक मंडल के भी क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, आईएमएफ का जो सदस्य होता है वो आईएमएफ का सदस्य विश्व बैंक का भी क्या होता है, सदस्य होता है। हाँ या ना? तो बस इतना आपको याद रखना है बस कि विश्व बैंक किस तरीके से क्या हुआ, इसको स्थापित हुआ, क्या हुआ। ठीक है, तो विश्व बैंक के बारे में आप चीजें समझ गए होंगे किस तरीके से